गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आपको समझ में आया होगा और आपने उसके डीपीएस के क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे। आपने खुद भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे बेटा, है ना। ठीक है। और जब टेस्ट होगा ना अभी आपका, उसमें बेटा ये सब कुछ आएगा तो अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मेजर पोर्शन जो है वो इस वीक कवर हो रहा है, तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, तो उसको सही करके आना, ठीक है ना। तो मतलब जैसे जैसे क्रैश कोर्स में बेटा हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है थोड़ा सा जो है वो सिलेबस के बढ़ने के कारण जो वीकली टेस्ट होगा उसमें आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपको थोड़ा दबाव लगेगा आपको, तो उससे घबराने का नहीं है। कारण ये है कि यही प्रेशर हमको एग्जाम के दिन तक जो है वो बर्दाश्त करना सीखना है। हमें सीखना है कि कम दिनों में हम कैसे रिवाइज कर लेते हैं, हमें सीखना है कि जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है उसको टेस्ट में हम कैसे जो है वो परफॉर्म करके आ पाते हैं। इसलिए टेस्ट को मिस मत कीजिएगा बेटा, क्योंकि एक दिन एनटीए आपका टेस्ट लेगा जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। क्लियर। चलिए, तो आज पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ और ये सोचकर कि हम ये पढ़ रहे हैं नीट के लिए आखिरी बार, अगली बार हम मेडिकल कॉलेज के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो मशीन बन जाइए, ज्यादा इमोशंस को दिमाग में मत रखिए। नो इफ नो बट। किसी ने बोला सर लंबे लेक्चर, अरे भाई टीचर पढ़ा रहा है, वो हिस्सा कवर करा रहा है, क्या करे वो, तुमको लोरी सुना के काम खत्म कर दे। पढ़ने पर फोकस करो, ठीक है। ज्ञान मत दो। क्रैश कोर्स में जो बच्चे ज्ञान देते हैं वो बस जीवन भर ज्ञान लेते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम निकालना है ना, जैसा बोल रहे हैं वैसा फॉलो करो बेटा, है ना। ठीक है, आपके भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमको भी आपसे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। मेहनत कीजिए। चलिए, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोटीन देयर एलिमिनेशन, जिसमें हम देखेंगे बेटा कि किडनी फंक्शन कैसे करती है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो कई सारे ऐसे 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 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है सेल्स के लेवल पर, और उससे क्या होता है, उससे कई सारे जो है वो कई सारे वेस्टेज बनते हैं, ठीक है। देखो बेटा, डाइजेशन की प्रोसेस में जो वेस्टेज होते हैं वो वेस्टेज होते हैं जिनको हम पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो तो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकल जाते हैं एनएस के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो हमारी सेल्स मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रही होती हैं उसमें भी कई सारे केमिकल वेस्टेज बनते हैं, उनको ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब प्रोटीन का इस्तेमाल सेल करती है तो वो अमीनो एसिड का जनरली क्या करती है, डी एमिनेशन करती है। जब भी एमिनो एसिड का डी एमिनेशन होता है तो अमोनिया बनता है, और अमोनिया एक टॉक्सिक गैस है, जहरीला पदार्थ है। तो लिवर हमारा इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया को हम लोग एक्सक्रीट करते हैं थ्रू दी यूरिन के। यूरिन वर्ड आया ही यूरिया से, यूरिन वर्ड आया ही यूरिया से के। तो यूरिया जो है बेसिकली यूरिन से रिलीज होता है। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम के, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें अमोनिया रिलीज होता है बेटा, है ना, क्योंकि उनके पास खूब सारा वाटर है। अमोनिया एक टॉक्सिक मटेरियल है, उसको निकालने के लिए खूब सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और उतना सारा वाटर जमीन पर रहने वाले एनिमल को नहीं मिल सकता है। मछलियों को मिल सकता है, जो बोनी फिशेज है उनको मिल सकता है, ठीक है ना। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को मिल सकता है, परंतु जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनको इतना सारा वाटर नहीं मिलता है, तो वो यूरिया रिलीज करते हैं। और जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे इस पर। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ह्यूमंस का यदि हम जो है वो यूरिनरी सिस्टम को समझे तो हमें मालूम है कि जो प्राइमरी ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है, वो है बेटा किडनी। किडनी है ना बेटा, है ना, किडनी। क्या सभी एनिमल्स में किडनी होती है? नहीं बेटा। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम स्पॉन्जेस की बात करें, वो थ्रू देयर जनरल सरफेस, अपनी सेल्स जनरल सरफेस के थ्रू वो डिफ्यूजन कर लेते हैं, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थस होते हैं, जो पड़ा हुआ है एनिमल किंगडम में आपने। प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या होता है, आपको फ्लेम सेल्स देखने मिलती हैं आपको। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स होती है। मेलपिजियन टिब्यूल किसमें होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर मेलपिजियन टिब्यूल होते हैं। ग्रीन ग्लैंड किसमें होती है, क्रस्टेशियस प्रॉन्स के अंदर ग्रीन ग्लैंड देखने मिलती है आपको। प्रोबोसिस ग्लैंड आपको याद करो किस कहां होती है, याद आया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेफ्रिडिया, हमको कहां देखने मिलते हैं, अर्थवॉर्म में, एनिलिडा में देखने मिलते हैं। मतलब किडनी भी धीमे धीमे इवोल्यूशन में इवॉल्व हुई है।
पहले सिंपलेस्ट टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बने, फिर कॉम्प्लेक्स टाइप के बन गए के। हमारी किडनी जो है उसको बनाने वाली जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, वो क्या है, वो है नेफ्रॉन्स के, यानी जो नेफ्रॉन्स है बेटा, जो नेफ्रॉन्स है दे आर द यूनिट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारे उत्सर्जित तंत्र की इकाइयां होती है, सारा यूरिन का फॉर्मेशन यहीं पर होता है, ठीक है। किडनी हमारी वीन शेप होती है, ठीक है। किडनी से जो ट्यूब निकलती है यूरिन को लेकर वो है यूरेटर, यूरेटर के। और यूरेटर क्या करती है बेटा, यूरेटर यूरिन को इकट्ठा करती है कहां पर, यूरिनरी ब्लेडर में। यूरेटर यूरिन को इकट्ठा करती है, यूरिनरी ब्लेडर में लेकर जाती है के, और ब्लेडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर रिलीज होता है, ठीक है ना। ठीक, सिंपलेस्ट। अब कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमारे यूरिनरी सिस्टम में हम देख रहे हैं हमें 2 किडनी दिखाई पड़ रही है, 1 पेयर ऑफ किडनी। दूसरा, हर एक किडनी से यूरेटर निकल रहा है, एक यूरिनरी ब्लेडर दिखाई पड़ रहा है, एक यूरिनरी ब्लेडर दिखाई पड़ रहा है जिसे मूत्राशय बोलते हैं, जो यूरिन को इकट्ठा करता है, और उसकी ओपनिंग होती है यूरेथ्रा, जिस ट्यूब से वो यूरिन को बाहर निकालता है वो होती है यूरेथ्रा, ठीक है ना। तो अभी हमें पता होना चाहिए बेटा कि अलग अलग जो फाइलम है उनमें आपको अलग अलग प्रकार का एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म देखने मिलता है। प्रोटोजोआ के अंदर सेल जो होती है वो सिंपल डिफ्यूजन करती है। पोरीफेरा सिलिंडेटा में क्या होता है, ये पानी के अंदर होते हैं तो सेल्स अपना सिंपल डिफ्यूजन करती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस में, निमेटोडा में आपको फ्लेम सेल्स देखने मिलती हैं आपको के। एंडलिडा में आपको नेफ्रिडा देखने मिलता है। आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल देखने मिलता है। मोलस्का में आपको मेटानेफ्रिडा देखने मिलते हैं आपको के, और इकाइनोडर्मेटा में आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने मिलता है, याद है ना के। और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में आपको किडनीज देखने मिलती हैं आपको, ठीक है ना। क्लियर? क्या लिखा है देखो आपके की नोट्स में, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्टेज के मेजर फॉर्म होते हैं, दे आर द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। नाइट्रोजनस वेस्टेज मतलब प्रोटीन से बनते हैं बेटा, प्रोटीन के डीएमाइनेशन से बनते हैं, ठीक है ना। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, इसे बाहर निकालने के लिए यू नीड मोर वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, ठीक है। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, ये वाटर को कंजर्व करता है, मतलब जिन एनिमल्स को वाटर सेव करना होता है वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पीपीटी में थोड़े से फॉन्ट छोटे हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इसका ध्यान रखूंगा, ठीक है ना। आज इसको बर्दाश्त कर लीजिए, तो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। सबसे अधिक टॉक्सिक होता है अमोनिया। अमोनिया को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए यू नीड मोर एंड मोर वाटर, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल्स में देखने मिलेगा हमको अमोनिया एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म, ठीक है। और यूरिक एसिड होता है वो वाटर को कंजर्व करता है, वाटर का लॉस कम होता है उसको रिलीज करने में। अमोनोटैलिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जो यूरिया को रिलीज करते हैं, जो अमोनिया को रिलीज करते हैं। अमोनोटैलिक जो अमोनिया को रिलीज करते हैं। मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस, याद रखना बेटा, जो शार्क है, शार्क इज ए कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। शार्क जो है वो कार्टिलेजिनस फिश है, वो यूरिया एक्सक्रीट करती है, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। शार्क इज ए कार्टिलेजिनस फिश, वो यूरिया को एक्सक्रीट करती है। बोनी फिशेज जो होती हैं, एक्वाटिक एम्फीबिया होते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं, वो अमोनिया को रिलीज करते हैं, ठीक है। अमोनिया वाटर में रेडिली सॉल्युबल होती है, जनरल सरफेस से वो जो है वो गिल की सरफेस से वो डिफ्यूज कर सकती है। अमोनियम आयन के रूप में इंपॉर्टेंट है। अमोनियम आयन के रूप में जनरल सरफेस गिल से वो बाहर एक्सक्रीट कर सकती है आराम से, ठीक है ना। किडनी की आवश्यकता नहीं होती है, किडनी नॉट रिक्वायर्ड, कहने अमोनिया को एक्सक्रीट करना है तो आपको किडनी की आवश्यकता तब नहीं होती है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन की बात करें हम, ठीक है, तो जब जो एनिमल जमीन पर पाए जाते हैं बेटा, उनके साथ क्या दिक्कत होती है, उनको उतना वाटर नहीं मिलता, उतना सारा वाटर नहीं मिलता है, तो उनको वाटर कंजर्व करना होता है। लेस वाटर का लॉस किए वो अपने एक्सक्रीटरी मेटल को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया को तो बहुत सारा वाटर चाहिए बाहर रिलीज करने के लिए, तो इनमें क्या होता है, इनमें यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं। जिसको और कम वाटर मिलेगा वो यूरिक एसिड को रिलीज करेगा, और जिसको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा वो यूरिया को रिलीज करेगा वो, ठीक है। तो ये लेस टॉक्सिक नाइट्रोजन सब्सटेंस को बनाते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। यूरियोटैलिक, देखो बेटा आप कंफ्यूज मत होना बेटा, याद रखना, एक होता है यूरियो और एक होता है यूरिको, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना है।
यूरिक एसिड, ये वर्ड आ गया ना बेटा, यूरिक, ठीक है, यूरिक एसिड के यूरिया है ना, ठीक है। तो जो यूरिया NH2CO NH2 यूरिया को रिलीज करते हैं, मैमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है और मैराइन फिश, ठीक है ना, ठीक है। इसमें मेनली कार्टिलेजिनस फिश जो यूरिया को रिलीज करती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, उससे अमोनिया बनता है, एमाइनो एसिड का डीएमिनेशन होता है, उसके एमिनो ग्रुप को बाहर रिमूव कर देते हैं और इसी अमोनिया, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक होता है, तो हमारा लिवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है? लिवर में होता है। मतलब यूरिया बनता लिवर में है और एक्सक्रीट होता है ये किडनी से, ठीक है। ब्लड इसे ट्रांसपोर्ट करता है, किडनी तक लेके जाता है, किडनी में ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसका यूरिया निकाल लेते हैं और बाहर उसको रिलीज करते हैं, ठीक है, क्लियर। याद रखिएगा, कुछ किडनी के अंदर कुछ अमाउंट यूरिया का किडनी के अंदर स्टोर भी होता है, ठीक है। अब ध्यान से बातें, कुछ अमाउंट यूरिया का किडनी के अंदर स्टोर भी होता है जो किडनी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है, ठीक है। और किडनी में भी कहां पर होता है? जो किडनी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है रीनल मेडुला वाले हिस्से में आपको थोड़ा सा यूरिया देखने मिलेगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में रोल प्ले करता है, ताकि यूरिन को हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। यूरिकोटैलिक एनिमल यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं जो पैलेट या पेस्ट के रूप में होता है, इसमें वाटर का लॉस मिनिमम होता है। रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और लैंड स्नेल्स के अंदर आपको ये देखने मिलता है, ठीक है। इंसेक्ट के अंदर भी आपको देखने मिलता है। तो यूरिकोटैलिक एनिमल जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? जो यूरिकोटैलिक एनिमल होते हैं ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं जो पेस्ट के फॉर्म में होता है या छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड सेमी सॉलिड जो है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है। इससे वाटर का लॉस कम से कम होता है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम किडनी बोलते हैं। हर एक किडनी जो होते हैं उसमें जो है वो कई सारे उसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थस, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, इनमें आपको जो है फ्लेम सेल्स देखने मिलती है जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लेम सेल देखने मिलती है आपको रोटीफर्स में, कुछ एनिलिडा में और सिफेलोकॉल्टा एम्फीऑक्सस में देखने मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट याद रखिएगा ये वाला। फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया कहां दिखाई पड़ते हैं आपको? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया दिखाई पड़ते हैं आपको कहां पर बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थस में, रोटीफर में, कुछ एनिलिडा में और सिफेलोकॉल्टा से एम्फीऑक्सस में आपको देखने मिलते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स जो होते हैं क्या करते हैं बेटा? ये बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, कि ये आप बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बनाए रखते हैं और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। बॉडी के अंदर फ्लूइड के वॉल्यूम को बनाए रखना कि कितना वाटर बॉडी में रहना चाहिए, कितने आयंस बॉडी में रहना चाहिए, इसको डिसाइड करते हैं। इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। नेफ्रिडिया क्या होते हैं बेटा? ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये अर्थवर्म और एनिलिडा में देखने मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी नाइट्रोजनस वेस्टेज को निकालते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। मेल्पिजियन टिब्यूल, नीट 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेटा, ठीक है। मेल्पिजियन टिब्यूल जो होते हैं ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, आपको ये इंसेक्ट में देखने मिलेंगे, कॉकरोच में देखने मिलेंगे। ये भी ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्टेज को बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड मैच दी कॉलम में आ सकता है नीट 2022। बेटा एक क्वेश्चन इस स्लाइड से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। यानी 1 क्वेश्चन 1 एमसीक्यू पक्का इस स्लाइड से आने वाला है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आपसे एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जो है आपको प्रॉन्स में, क्रस्टेशिया में देखने मिलता है आपको। इसका संबंध एक्सक्रीशन से होता है, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा यूरेटर, एक ब्लेडर और एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है। किडनी कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप होती है। और ये कहां सिचुएटेड होती है? याद रखिए, यदि हम वर्टिब्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में ये अपने आप को प्रेजेंट होती है, किडनी वहां प्रेजेंट होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी पर। डॉर्सल इनर वॉल, मतलब किडनी जो है वो पीछे तरफ होती है, कि आगे नहीं होती, पीछे की तरफ। डॉर्सल ये हमारी वेंट्रल वॉल होती है, पीछे वाला ये डॉर्सल वॉल होता है। तो डॉर्सल वॉल में आपको देखने मिलेगी ये कहां पे बेटा? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में हमको देखने मिलती है, ठीक है ना, क्लियर।
किडनी के लिए हम देखें बेटा, जो किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन में देखें हम, तो लेंथ जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और एवरेज वेट इसका होता है 120 से 170 ग्राम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है के। एंड किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, और 2 से 3 सेंटीमीटर जो है थिक होती है, और एवरेज वेट इसका होता है 120 से 170 ग्राम होता है। जैसे देखो ये किडनी है आपकी, वीन शेप किडनी है, देखो ठीक है, ये किडनी है। अब इसमें क्या देख रहे हो बेटा, इसमें आपको जो है इसका आपको जो है वो ये क्या दिखाई, ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पे, मैंने कहा आपसे ये हो गया आपका इसका इनर कॉनकेव सरफेस, ठीक है। यहां से क्या निकल रहा है, जहां से यूरेटर निकल रहा है, यहां पर क्या आ रहा है बेटा, यहां पर हमने कहा कि ब्लड सप्लाई यहां पर आ रही होती है, नर्व सप्लाई यहां पे आ रही होती है, मतलब दिस इज द पॉइंट जहां से यूरेटर बाहर निकलता दिखाई पड़ता है, आर्टरी अंदर आती दिखाई पड़ती है, वीन बाहर निकलती दिखाई पड़ती है, नर्व सप्लाई होता हुआ दिखाई पड़ता है, इसे बोलते हैं हम हाइलम। क्या कहलाता है, दिस पोर्शन इज नोन एज हाइलम। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, इस हिस्से की बात कर रहा हूं जो हमको दिखाई पड़ता है, दिस इज द हाइलम, ठीक है ना। टुवर्ड सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, किडनी की इनर कॉनकेव अंदर धसा हुआ सरफेस पर आपको हाइलम दिखाई पड़ता है। ये वो जगह होती है जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व आपको जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है, क्लियर। देखो बेटा, देखते हैं इसमें, देखो क्या देख रहे हो बेटा आप इसमें, ये आपको दिस इज द पोर्शन जो देख रहे हो आप बेटा, ये है आपका हाइलम वाला हिस्सा, दिस इज द हाइलम, ये हाइलम वाला हिस्सा है ना, ठीक है, देखो है ना, ठीक। अब क्या लिखा देखो सकते हैं इसमें, हाइलम से अंदर जाकर देखोगे तो आपको एक ब्रॉड फनल के समान स्पेस दिखाई पड़ेगा, ब्रॉड फनल के समान स्पेस दिखाई पड़ेगा, उसे रीनल पेल्विस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रीनल पेल्विस हाइलम के पास प्रेजेंट, यानी हाइलम जहां जुड़ा हो प्रेजेंट होता है, वहां से अंदर जाने पर किडनी में आपको एक फनल के समान, जहां पे सारी यूरिन इकट्ठी होकर आएगी, के यानी हर जगह से यूरिन वहां पर आएगी और वो फनल के समान पूरी यूरिन को यूरेटर में डाल देगा, उस हिस्से को रीनल पेल्विस कहते हैं। अब यूरिन आएगी कहां से, किडनी के अलग अलग हिस्सों से यूरिन आती है, बारीक बारीक ट्यूब के फॉर्म में, और वो होते हैं कैलाइसिस, बारी बारी जगह होती है जिनसे कि वहां पे जो बाहर खुलते हैं पेल्विस में आके, उन्हें हम कैलाइसिस कहते हैं। उनके देखते हैं हम स्ट्रक्चर में, आउटर लेयर किडनी का टफ कैप्सूल लेयर से बना होता है, इनसाइड किडनी दो जोन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। देखो ध्यान से, हम दोनों इमेजेस को बड़े गौर से देखेंगे और समझेंगे कि हमने क्या पढ़ा अभी। देखो बेटा, पहले तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा किडनी और वीन शेप हमको दिखाई पड़ी, क्या हमें वीन शेप दिखाई पड़ी, हम किडनी के, मैंने कहा आपसे वीन शेप किडनी हमको दिखाई पड़ी, जिसमें जुड़ा हुआ है, देखो आपको दिखाई पड़ रहा है यूरेटर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो रीनल आर्टरी आती हुई दिखाई पड़ रही है, रीनल वीन निकलती हुई दिखाई पड़ रही है आपको, है ना बेटा, के तो क्या बोला, इसको, इस हिस्से को बोला हमने हाइलम, एंड दिस इज द पोर्शन, जिस पोर्शन को मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये है हाइलम, ये हो गया हाइलम वाला हिस्सा, ग्रीन से मार्क किया है ना। हाइलम वाले हिस्से में अंदर जाके देखा हमने तो क्या दिखाई पड़ा, हमें दिखाई पड़ा रीनल पेल्विस का हिस्सा दिखाई पड़ा। रीनल पेल्विस वाले हिस्से में क्या आपको कई सारी ओपनिंग, कई सारे आपको हिस्से ओपन होते दिखाई पड़े, कैलिक्स के, एंड इस हिस्से में जो भी यूरिन बना होगा, वो यूरिन कहां जाया गया होगा बेटा, वो इससे यहां ओपन हुआ होगा, ठीक है। यानी हर एक, यानी जो मेडुला वाला हिस्सा है वहां पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मेडुला वाले हिस्से में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ यहां पे बकायदा, और यूरिन जो है वो कहां खुला, यूरिन आके खुला, यूरिन का जो इकट्ठा होकर यूरिन कहां, कैलाइसिस से खुला आके वो पेल्विस में, ठीक है। ये बाहर की टफ लेयर है, रीनल कैप्सूल कहते हैं इसको। अब अंदर हमने किडनी के झांक कर देखा तो पेरीफेरी वाला भाग को हम रीनल कॉर्टेक्स बोला हमने, बीच वाले भाग को हमने क्या बोला, रीनल मेडुला बोला। यहां पर मेडुला जो है वो पिरामिड के समान कई हिस्सों में बटा होता है, पिरामिड के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और इन दो पिरामिड के बीच में आपको कॉर्टेक्स का प्रोजेक्शन, यानी कॉर्टेक्स अंदर की ओर धसा हुआ दिखाई पड़ता है, इसे रीनल कॉलम बोलते हैं या कॉलम ऑफ वर्टीन बोलते हैं। तो रीनल कॉलम क्या होता है, रीनल कॉलम इज नथिंग, इट इज द पोर्शन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स, यानी रीनल कॉलम जो होता है बेटा, या कॉलम ऑफ वर्टीन रीनल कॉर्टेक्स का, यानी किडनी के कॉर्टेक्स का ही हिस्सा होता है जो मेडुला के बीच में धसा होता है। और ये मेडुला जो होते हैं वो पिरामिड के समान हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, क्लियर। एक बार जरा ध्यान से स्ट्रक्चर को देख लीजिए, है ना, अटेंटिव रहिए, इधर उधर मत देखिए, अटेंटिव रहिए।
इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टफ चैप्टर है, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। रेगुलर बैच में एक क्लास केवल किडनी का स्ट्रक्चर समझने में लगती है, ठीक है ना। यहां पे हमने कुछ मिनटों में इस बात को समझाया है, तो अब अटेंटिव रहिए। क्या बोला मैंने कहा आपसे किडनी होती है वीन शेप, ठीक है। किडनी में जहां जिस पॉइंट पर आपके यूरेटर निकलता दिखाई पड़ता है, आर्टरी वीन जुड़ी होती है, वो पॉइंट है हाइलम। हाइलम से अंदर रीनल पेल्विस दिखाई पड़ता है आपको, ठीक है। रीनल पेल्विस में कई सारे हिस्से आके जुड़े होते हैं, कैलाइसिस बोलते हैं हम, ठीक है। और मेडुला जो होता है वो किडनी को दो हिस्सों में बांटते हैं हम, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला जो है वो पिरामिड के समान हिस्सों में बटा होता है। अलग अलग हिस्सों के बीच में क्या होता है, कॉर्टेक्स की लंबी लंबी पट्टियां गई होती है, हम रीनल कॉलम ऑफ वर्टिन बोलते हैं, ठीक है। यही तो लिखा है। रीनल मेडुला कोनिकल मॉसल में कोन के समान स्ट्रक्चर में बटा होता है, पिरामिड या कोन के समान, इन्हें हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और ये कैलाइसिस में जाकर ओपन होते हैं। कैलाइसिस वो हिस्सा होता है जहां पर यूरिन को इकट्ठा होकर डालते हैं, और कैलाइसिस से यूरिन पहुंचती है रीनल पेल्विस में। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो है वो कॉलम के समान प्रेजेंट होता है, उन्हें हम रीनल कॉलम कहते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिन कहते हैं। रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स। क्या तो हम रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टिन बेसिकली रीनल कॉर्टेक्स या किडनी का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में हमें दिखाई पड़ता है। एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। एक किडनी के अंदर तकरीबन 10 लाख या 1 मिलियन के आसपास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। इन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, जो किडनी की फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, जो किडनी की फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, इन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। हर एक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं बेटा, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है इसमें रीनल ट्यूब्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के हर एक नेफ्रॉन के पास में 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल के। अब ये ग्लोमेरुलस क्या चीज होता है, ये होता है बेसिकली कैपिलरी का एक गुच्छा होता है, बंच टफ्ट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का एक गुच्छा होता है जो एफरेंट आर्टरी, आने वाली आर्टरी एफरेंट, आने वाली आर्टरी यानी जो नेफ्रॉन के पास आने वाली है, आने वाली एफरेंट है ना, ए फॉर आने वाला, ए फॉर एफरेंट, ठीक है, ठीक। एग्जिट करने वाली इफरेंट है ना, तो कंफ्यूज मत करना, कई बार ये वर्ड ही कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में हमको कि एफरेंट है कि इफरेंट है। एफरेंट आने वाला, ठीक है, आने वाला एफरेंट, ठीक है ना, एग्जिट करने वाला इफरेंट, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपसे, ग्लोमेरुलस होता है वो कैपिलरी का गुच्छा होता है जो एफरेंट आर्ट्रियोल से अराइज होती है, और एफरेंट आर्ट्रियोल से ही जो है वो ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है, देखो रीनल आर्टरी है, उस रीनल आर्टरी की ब्रांच होती है एफरेंट आर्टेरियोल, और एफरेंट आर्ट्रियोल से जो कैपिलरी निकलती है वो ग्लोमेरुलस से टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस का ब्लड होता है उसको बाहर लेकर जाता है इफरेंट आर्टेरियोल, तो इफरेंट आर्टेरियोल वो आर्टेरियोल है जो ग्लोमेरुलस का ब्लड इकट्ठा करके आगे बढ़ता है, ठीक है। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure के। अब एक काम करते हैं हम कि थोड़ा हम इसको अपना डायग्राम बना के समझते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, या हम यहाँ से इसी में देखते हैं, इसी में देखते हैं ज्यादा बेहतर है, ठीक है। देखो ये आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा ग्लोमेरुलस, समझो बात को। ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल आई है ना, जो रीनल आर्टरी की ब्रांच है एफरेंट आर्टेरियोल, उससे एक कैपिलरी का गुच्छा बना है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। और ग्लोमेरुलस की कैपिलरी जो है फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एफरेंट आर्टेरियोल को में से जुड़ी होती है, वो जो ब्लड को बाहर लेके आता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ठीक है। फिर जो ट्यूब्यूल होता है, जो रीनल ट्यूब्यूल होता है, उसका जो पहला हिस्सा होता है उसे बोमन कैप्सूल बोलते हैं, हमें बोमन कैप्सूल कहते हैं। कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसा है, ये कप के समान दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये है ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल हो गया, है ना बेटा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा, पहले पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत होती है एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से, बोमेन कैप्सूल कहते हैं जो ग्लोमेरुलस को घेरता है। अभी देखा हमने, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिलाकर हम मेल्पिजियल बॉडी बोलते हैं या रीनल कैप्सूल बोलते हैं। नीट 2022 के लिए याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिला के, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल को मिला के हम मेल्पिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल कहते हैं बेटा, ठीक है। बोमेन कैप्सूल जो होता है वो
वो कन्वर्ट होता है एनाबोमन। अब जो रीनल ट्यूब्यूल होता है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें यदि हम रीनल ट्यूब्यूल को देखें तो उसमें शुरुआत हुई उसकी बोमन कैप्सूल से, उसके बाद होता है बेटा पीसीटी, फिर होता है लूप ऑफ हेनले, फिर होता है डीसीटी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं इसको, हम अपना डायग्राम बना के समझेंगे। इसमें हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा ये हो गया बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये हो गया एफ्रेन आर्ट्रियोल, और ये हो गया ग्लोमेरुलस, और ये इफ्रेन आर्ट्रियोल। ठीक है, बोमन कैप्सूल ये पहला हिस्सा हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया रीनल ट्यूब्यूल का। दूसरा हिस्सा क्या है, ये पीसीटी, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है इसलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड, प्रॉक्सिमल होता है पास वाला। ठीक है ना, ये हो गया आपका पीसीटी, है ना। आप भी रफ डायग्राम बनाते चलो बेटा, याद रहेगा इसके। और फिर ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, और फिर ये हो गया आपका डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, बस यही है कुछ, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। ठीक है, याद रखो। एंड बिल्कुल रफ डायग्राम बनाया हमने समझने के लिए बेटा, है ना, क्योंकि हमको पहले नेफ्रॉन समझ में नहीं आएगा ना तो पूरा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि चलो हम इसको लेवल करते हैं। मैंने कहा आपसे ये हो गया है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, एक नंबर क्या है बोमन कैप्सूल, दो नंबर क्या है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टिब्यूल, ये बोमन कैप्सूल। ठीक है, 3 नंबर क्या है लूप ऑफ हेनले, 4 नंबर क्या है डीसीटी, और ये क्या है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखो, पास वाला प्रॉक्सिमल, दूर वाला डिस्टल, पी फॉर पास वाला, पी फॉर प्रॉक्सिमल, दूर वाला डिस्टल के। तो पीसीटी बोमन कैप्सूल से जुड़ा हिस्सा है। पीसीटी कन्वर्ट होता है किसमें, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में एक डिसेंडिंग लिम है और एक असेंडिंग लिम है, एक नीचे जाता हुआ, एक देखो, एक देख रहा हूं आपके, एक हो गया डिसेंडिंग लिम हो गया और एक असेंडिंग लिम हो गया, है ना। नीचे जाता हुआ कहां जा रहा है, नीचे, ये मेडुला के अंदर जा रहा है, ये कॉर्टेक्स वाले हिस्से से मेडुला के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं, तो पढ़ने समझ में आएगा हमको। ठीक है, क्या लिखा देखो, बोमन कैप्सूल जुड़ा होता है पीसीटी से, वो जुड़ा होता है लूप ऑफ हेनले से, वो जुड़ा होता है डीसीटी से, और डीसीटी ओपन किससे होता है, किससे जुड़ता है, डीसीटी जुड़ता है कलेक्टिंग डक्ट से। देखो जो डायग्राम बनाया था, तो ये एरो बता रहा है कि कौन किसके बाद आता है, ये एरो बतला रहे हैं कि किसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर हमको देखने मिलेगा। क्लियर, ठीक है। लूप ऑफ हेनले कैसा देखा था आपने, ऐसा बनाया था हमने बेटा, बनाया था सामने, है ना। ये हेयरपिन शेप होता है, पीसीटी के बाद का हिस्सा होता है, इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम होती है। कलेक्टिंग डक्ट एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, उसमें कई सारे डीसीटी आकर जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट ही रीनल पेल्विस में जाकर खुलेगा, कैलाइसिस में के थ्रू रीनल पेल्विस में जाकर जुड़ेगा, वहां पे यूरिन को रिलीज करेगा ये। ठीक है, कलेक्ट कर रहा है, नाम ही है, सारे डीसीटी से कलेक्ट कर लो यूरिन को और आगे जाके भेज दो, दे दो, बड़ा पाइप है ये। अब आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम या आपके कीनोट्स के डायग्राम को गौर से देखिए, है ना बेटा, गौर से देखिए। इसमें एक शिकायत है बच्चों को, और मैं मानता हूं बिल्कुल जेन्युइन शिकायत है बच्चों को, सर कीनोट्स एक दिन पहले क्यों नहीं देते आप। देखो बेटा, ऐसा है कि हमारा जो सिस्टम बनाया, ट्रेनिंग शेड्यूल हमने बनाया जो है ना, उसमें हमारे लेक्चर्स, नोट्स और डीपीएस तीनों सिस्टम लिंक है आपस में। जब लेक्चर रिलीज होगा तभी नोट्स रिलीज होंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये नोट्स किस लेक्चर के हैं। जब लेक्चर रिलीज होगा तभी नोट्स रिलीज होते हैं, तभी वो डीपीएस रिलीज होता है, तीनों जुड़ा हुआ है। रेगुलर क्लास में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तीनों जुड़ा होता है, पर क्रैश कोर्स में कीनोट एक दिन पहले आना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं,
लेकिन सिस्टम इतना बड़ा है कि रातों रात उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कंफ्यूज कर जाएगा सिस्टम पूरा, अपलोडिंग गलत होने लगेगी। इसीलिए बेटा सेम टाइम पर रिलीज होते हैं, रात को 12 बजे रिलीज हो चुके होते हैं। आपको क्या करना चाहिए, यदि आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो एक दिन शेड्यूल को कुछ घंटे लेट कर लीजिए, सुबह प्रिंट आउट लेके शाम को पढ़ लीजिए या नेक्स्ट डे पढ़ लीजिए। अभी बेटा यही सोच, हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, हमारी टीम काम कर रही है, परंतु बेटा क्या होता है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। बायोमेंटर्स में हजारों बच्चा पढ़ रहा होता है, तो बहुत बड़ा सिस्टम है और उसको रातों रात चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन से फीचर से किस जगह पे असर कर जाएगा ये पता नहीं होता है। टेक्निकल टीम को बहुत हाई अलर्ट पर काम करना पड़ता है, ठीक है। क्रैश कोर्स के लिए अगली बार से सिस्टम, अभी तो बेटा जो हो रहा है उसी को फॉलो कर लीजिए मेरे कहने पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है एक्चुअली। इतना जल्दी होने पर कोई गलत गड़बड़ हो गया तो अपना कंटेंट हिल जाएगा पूरा, ठीक है। वो हम चाहते नहीं लास्ट मिनट पे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमको जो है वो ये जो सुविधा है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा कि नोट्स आपके तभी रिलीज होंगे आपके जब लेक्चर रिलीज होगा, और लेक्चर रात को 12 बजे रिलीज हो चुका होता है, ठीक है। आप अपना शेड्यूल को रात को 12 बजे करके, आप भले लेक्चर 8 बजे देखिए, पर 12 बजे आपका लेक्चर रिलीज हो चुका होगा, नोट्स भी आपके रिलीज हो चुके होंगे। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, दिन में सुबह ले लीजिए, दिन में ले लीजिए, शाम को पढ़ लीजिए, है ना। शेड्यूल को थोड़ा मैच कर लो, ठीक है। तो अभी आपके जो नोट्स हैं, आपकी एनसीईआरटी है, उसके डायग्राम को गौर से देखिए बेटा। देखो उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर आप देख रहे हो बोमन कैप्सूल, फिर देख रहे हो आप पीसीटी, फिर देख रहे हो लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। फिर आप क्या देख रहे हो, आपको डीसीटी दिखाई पड़ रहा है, देन कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है। अब एक चीज गौर करो, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो बेटा जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, यानी एक तो ग्लोमेरुलस आया है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल आया, उसने ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट हुआ, फिर ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से ही एक निकला हुआ है इफरेंट आर्ट्रियोल, और इफरेंट आर्ट्रियोल से देखो आप, इफरेंट आर्ट्रियोल से एक बारीक सी जो है वो कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी का एक जाल जो है वो आपके लूप ऑफ हेनले को घेर रहा है। गौर से देखो जरा, यानी इफरेंट आर्ट्रियोल से कैपिलरी का एक जाल निकल रहा है, और वो कैपिलरी का जो जाल है वो आपके लूप ऑफ हेनले को चारों ओर से घेर रहा है, और जैसे लूप ऑफ हेनले यू शेप है वैसे ही वो भी यू शेप दिखाई पड़ रहा है। इसे बोलते हैं वासा रेक्टा के, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज पार्ट ऑफ द, क्या है बेटा ये क्या है, ये एक प्रकार से कैपिलरी नेटवर्क है जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है। लूप ऑफ हेनले यदि यू शेप है तो ये भी यू शेप होता है, ठीक है। देखो आप, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, बोमन कैप्सूल और पीसीटी, है ना। ये क्या है, मेल्पिजियन बॉडी देख रहे हो आप, रीनल काप्सल्स मेल्पिजियन बॉडी आपको ये दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, ठीक है। अच्छा क्या देखा अभी हम तक, हमने भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। ये है हमारी, बच्चों बताओ क्या है, किडनी। ये हाइलम, उससे निकल रहा है यूरेटर, ठीक है, ठीक है, यूरेटर। यहां पर रीनल आर्टरी की सप्लाई है, रीनल वीन निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, नर्व सप्लाई भी यहां पे जा रही है, रीनल नर्व, ठीक है ना। इससे अंदर क्या है, ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा यहां पे दिखाई पड़ रहा है हमें, हमने बना लिया, ऐसा बना लिया, हमने कहा कि ये हो गया आपका, ठीक है। हम अपना रफ डायग्राम बना रहे हैं, हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। थोड़ा यार मजा लो पढ़ने में, मजा पढ़ने में नहीं लोगे, सजा के समान पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ है बेटा, ठीक है। रीनल मेडुला, ठीक है। इससे फिर क्या करें हम आगे, हमने कहा इसमें अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये कैलाइसेस मिल जाएंगे, माइनर कैलाइसेस मिल जाएंगे तो बनेगा मेजर कैलाइसेस, ठीक है। ये बन गया रीनल पेल्विस कैलाइसेस। फिर क्या है, कॉर्टेक्स का। तो क्या हो गया अब देखो, ये इतनी सी तो बात है यार, इसमें क्या, अब देखो मैं लेवल करता चलता हूं, ठीक है। यूरेटर, हाइलम वाला हिस्सा मैंने एच लिख दिया, जगह नहीं थी मेरे पास, एच लिख दिया। ये रीनल पेल्विस, मैंने आरपी लिखा, रीनल पेल्विस, रीनल मेडुला, मेडुलरी पिरामिड, कॉलम ऑफ वर्टीन,
कॉलम ऑफ वर्टीन, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, कैलाइसेस, कैलाइसेस। क्या है बताओ, याद हुई कि नहीं हुई किडनी? अरे भाई तुम खुद बना के देख लो, इतना जल्दी, इतना सिंपल सा डायग्राम है ना? आया समझ में? ठीक है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब ये ग्लोमेरुलस, एक नेफ्रॉन देख रहे हैं, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कितना सिंपल है यार, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, तुम वैसे डरते हो, डरना बंद करो। देखो बेटा, मैं आपको एक पते की बात बताता हूं कि एवरी टाइम जब भी तुम यू ट्राई टू बिकम समथिंग बिगर, ट्राई टू अचीव समथिंग बिग, द फियर इज ऑब्वियस। ठीक है, जब भी तुम कभी कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करोगे तो डर का आना स्वाभाविक है, परंतु डर को वजह बनाइए पढ़ने की। डर को वजह बनाइए अपने पढ़ने की, कि ये डर दूर तब होगा जब मैं पढ़ लूंगा। डर से पढ़ना बंद करेंगे तो कभी भी डर बाहर नहीं भागेगा, डर हटेगा नहीं। डर को हटाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। समझ गए बात को? ना जीत में ना हार में मेरा यकीन, सिर्फ प्रहार में। ना जीत में ना हार में मेरा यकीन, सिर्फ प्रहार में। और कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, तो मेल्पिजियन कार्पसल, सॉरी कार्पसल, कार्पसल का मतलब क्या? बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। केवल लूप ऑफ हेनले होता है जो मेडुला के अंदर जाता है। मतलब ध्यान से बात सुना आपके, क्या बोल रहा है आपसे? जो बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस है मतलब मेल्पिजियन कार्पसल है, पीसीटी, डीसीटी ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले कहां होता है? वो मेडुला में होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, वो मेडुला में ज्यादा गहरा अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन इस तरह के होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनके लूप ऑफ हेनले काफी गहरे होते हैं और वो मेडुला में डीपर साइड अंदर जा जाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन होते हैं जो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, और ये आपको कुछ नेफ्रॉन ऐसे दिखाई पड़ते हैं। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ऐसी कैपिलरी जो ट्यूब के चारों तरफ होती है, किसके? लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो कैपिलरी दिखाई पड़ रही थी, जो एफरेंट आर्टियोल, जो इफरेंट आर्टियोल से निकल रही थी। डायग्राम देखा था हमने कहा था इफरेंट आर्टियोल से कैपिलरी का एक नेटवर्क निकल रहा था, और वो नेटवर्क जो है लूप ऑफ हेनले को घेर रहा था, और यू शेप दिखाई पड़ रहा था आपको एक कैपिलरी, उसे कहा था वासा रेक्टा, कहा था हमने। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में देखने आपको नहीं मिलती है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ती है। अब हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि एक कैपिलरी ऐसी है, याद रखना भूलना मत उसका नाम, वासा रेक्टा एक ऐसी कैपिलरी है जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होती है। ठीक है, पर एक बात दिमाग में डाल लो अच्छे से, मेरी बात बड़े ध्यान सुनना बेटा, और ये बड़े काम की बात है कि जैसे ये लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये इसका असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब नीचे जा रहा है मेडुला में, और असेंडिंग ऊपर आ रहा है वापस से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है इसमें? ऐसा 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 होगा। सुनो बात ध्यान से, अभी क्या बताना चाह रहा हूं इसको समझने के पहले भूमिका समझिए इसको। यानी आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि लूप ऑफ हेनले पहले नीचे गया मेडुला में, फिर गोल घूम के वापस से कॉर्टेक्स की ओर आ रहा है, क्योंकि डीसीटी तो कॉर्टेक्स में है बेटा, तो घूम के आना पड़ेगा उसे के। तो यहां पे डायरेक्शन क्या देखा तुमने यहां पे डायरेक्शन देखा है कि ये नीचे गया फ्लूइड, नीचे गया, नीचे से ऊपर आने लगा। ठीक है, ये डायरेक्शन है। जो वासा रेक्टा होती है इसके पैरेलल होती है, ये वासा रेक्टा है। कैपिलरी जो यू शेप है, वासा रेक्टा है। अब मजे की बात सुनिए, ये वासा रेक्टा है, इसमें जो फ्लो होता है वो ऐसा होता है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग। दोनों तरफ देखो फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है? ब्लैक एरो को देखिए, ब्लू एरो को देखिए। ठीक है ना? मतलब कहने का यह है कि जो इससे निकलेगा वो इसमें चला जाएगा, जो इससे निकलेगा वो इसमें चला जाएगा। ठीक है,
जा सकता है ना, और ये लेके वापस निकल जाएगा। बस इतना दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये फंडा काम आएगा हमारे। ठीक है, ठीक है। चलिए, यूरिन के फॉर्मेशन में 3 प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं और ये नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में होती है। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है, रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है मैक्सिमम, ठीक है, डीसीटी में भी होता है और मेनली पीसीटी और डीसीटी में होता है। फिर सिक्रीशन जो होता है मेनली डीसीटी के अंदर होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है, और लूप ऑफ हेनले जो होता है ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, देखिए ये कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, ये मेडुला में आप देख रहे हो लूप ऑफ हेनले अंदर गया हुआ। ठीक है, आप देख रहे हो जो फिल्ट्रेशन है वो कहां हुआ, वो यहां पे हुआ मेल्पिजियन कैप्सूल्स में, मतलब ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ दी रीएब्जॉर्प्शन है, वापस से उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम है। जो वाटर है, मोस्ट ऑफ दी जो एसेंशियल सॉल्ट है उनको वापस से, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, यूरिया को बाहर निकालना पर्पस है हमारा, एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकालना पर्पस है। पर मोस्ट ऑफ दी चीजें ऐसी होती है जो हमारे काम की होती है, तो उनको वापस से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एरो है, देखो बेटा, जो ट्यूब के अंदर है ना, जो ट्यूब के अंदर, जो येलो कलर की ट्यूब के अंदर है उसको तो बाहर निकालना है हमको। जो ट्यूब के अंदर है उसको हमें बाहर निकालना है, क्योंकि ट्यूब ही तो बाहर निकालने जा रही है, यूरिन लेके जा रही है। ठीक है, और जो एरो अंदर तरफ लगे हुए हैं, जैसे ये एरो, बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब कर लिया, सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, वाटर रीएब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट को रीएब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, पोटेशियम आयन को रीएब्जॉर्ब कर लिया, अमोनिया को सीक्रेट कर दिया। जो एरो येलो ट्यूब के अंदर जा रहा है, ध्यान से बात सुनना, जो एरो येलो ट्यूब के अंदर जा रहे हैं बेटे, वो एरो बता रहे हैं कि हमें ये बाहर फेंकना है, सीक्रेट करना बोलते हैं उसको, सीक्रेट करके अंदर डाल दिया। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट कर दिया। हाइड्रोजन आयन को आपने सीक्रेट किया है, इसलिए यूरिन होती है एसिडिक। वाई यूरिन इज एसिडिक? यूरिन एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन को अंदर सीक्रेट कर दिया होता है हमने। ठीक है, फिर देखो आप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में अंतर देखो बेटा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या देख रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल इज दी ओनली मॉलिक्यूल जो बाहर निकल रहा है। कोई भी सॉल्ट, कोई भी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर नहीं निकलता है, केवल वाटर को बाहर निकाला और ये वाटर लेके कौन चला जाएगा, वासा रेक्टा, ट्यूब बनाया था हमने, है ना। फिर असेंडिंग लिम्ब से सोडियम क्लोराइड को बाहर निकला। असेंडिंग लिम्ब देखो बेटा, व्यवहार पर ध्यान दो, इमेज पर ध्यान दो, यानी लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब, जो डिसेंड करना मतलब नीचे डाउन, डी फॉर डाउन, डिसेंडिंग नीचे आना। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था, सोडियम क्लोराइड बाहर नहीं निकल रहा था। असेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर नहीं निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं डीसीटी है, इसने सोडियम क्लोराइड को रीएब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया, बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब कर लिया, पोटेशियम आयन जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर हमने सीक्रेट कर दिया, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा उसको बाहर सीक्रेट कर दिया हमने, है ना। ठीक है, और डीसीटी जाके खुल गया कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, आप देखो इस इमेज में बहुत सारी, यानी आप इस डायग्राम को गौर से देखोगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे कि यूरिया जो कलेक्टिंग डक्ट में आ चुका, उसमें से कुछ यूरिया वापस से जो है मेडुला में भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए भेजा जाता है ताकि मेडुला वाले हिस्से में कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। यदि ये वाटर बाहर निकल रहा है, यदि ये वाटर इकट्ठा होता रहा तो यहां का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, कि मेडुला वाले हिस्से का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो किडनी के अंदर जो रीनल मेडुला का जितना गहरा हिस्सा होता है ना, किडनी में रीनल मेडुला में जो जितना गहरा हिस्सा होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना अधिक होता है, और उस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है सोडियम क्लोराइड और यूरिया। कौन मेंटेन करता है, सोडियम क्लोराइड यूरिया। मतलब लूप ऑफ हेनले जितना गहरा जाएगा उतना अधिक यूरिन को वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। क्लियर? चलिए, यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है यूरिन ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करते हैं, कहां करते हैं, ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल की हेल्प से करते हैं, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं हम। ठीक है, तकरीबन 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड जो है हर मिनट किडनी का फिल्टर होता है, जो हमारे 5 लीटर ब्लड का 1/5 हिस्सा होता है। ठीक है, फिल्टर किसके थ्रू होता है, फिल्ट्रेशन के लिए 3 लेयर, यानी 3 परतें होती है छलनी में। फिल्ट्रेशन की जो छलनी है उसमें 3 लेयर होती है। उसमें एक तो होती है ग्लोमेरुलस की वेसल की वॉल एंडोथीलियम, और होता है वोमेन कैप्सूल का इपिथेलियम, जिसमें होती है स्पेशल टाइप की सेल। उन सेल को बोलते हैं पोडोसाइट सेल बोलते हैं, और इन पोडोसाइट सेल के बीच में बारीक बारीक गैप होता है,
और वो छलनी के समान काम करता है, सीव के समान काम करता है। और दोनों लेयर के बीच में क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जो लेयर्स होती हैं वो तीन होती है बेटा, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर वेसल और इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल और बेसमेंट मेम्ब्रेन। पोडोसाइट बोमेन कैप्सूल की इपिथेलियल सेल होती है, ये अपने आप को ऐसे अरेंज करती है कि इनके बीच में बारीक बारीक गैप होते हैं और इन गैप को हम फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, स्लिट पोर कहते हैं, और इन्हीं पोर के थ्रू जो है वो फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, और इतना महीन फिल्ट्रेशन होता है कि ये प्लाज्मा में से सभी चीजों को ले लेती है एक्सेप्ट बड़े साइज के प्रोटीन को छोड़ करके। यानी हम कहते हैं जो आरबीसी को छोड़ दीजिए, बड़े साइज के प्रोटीन छोड़ दीजिए, बाकी सभी केमिकल जो है प्लाज्मा के समान ही फिल्टर होकर यहां पे आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होता है? मेलपिजियन कैप्सूल में होता है, रीनल कैप्सूल में होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है ये 1 मिनट में किडनी कितना फिल्टर प्रोड्यूस करती है उसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, और ये होता है 125 ml पर मिनट के, यानी एक दिन में जो है वो 180 लीटर के आसपास होता है बेटा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट के, यानी 1 मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाती है बेटा, वो क्या हो गया? वो आपका कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है। इट इज 125 ml पर मिनट। ठीक है ना, क्लियर? 180 लीटर पर डे होता है एक दिन में। और आप सोचो, खुद सोचो आपके, यानी यदि हमारी यूरिन को हम कॉन्सेंट्रेट ना करें ना तो एक दिन में हमको 180 लीटर यूरिन को पास करना पड़ेगा। एक बाल्टी होती है 15 लीटर की, 12 बाल्टी, 12 बड़े साइज की बाल्टी भर के यूरिन पास करनी पड़ेगी, मतलब दिन भर बाथरूम में ही रहेगा आदमी के। तो इसलिए सिस्टम कैसा होता है कि इतने सारे वाटर को हम नहीं, लॉस को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा जो 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बनता है दिन भर में, उसमें से मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्ब जाता है और केवल 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर यूरिन दिन भर में पास होता है। ठीक है, किडनी में इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है जो जीएफआर को मेंटेन रखे। याद रखिए, कई बार किडनी फेल होने का मतलब है कि किडनी काम करना बंद कर दी के, और ऐसा कई बार इसलिए होता है एकदम लो ब्लड प्रेशर। कई लोग बोलते हैं, कई लोगों का बोलना ये कि लो बीपी इज नॉट ए प्रॉब्लम। कई लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर एक प्रॉब्लम है पर लो बीपी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूं लो ब्लड प्रेशर भी एक प्रॉब्लम है। कई बार काफी लो ब्लड प्रेशर होने पर किडनी में जो है वो जो प्रेशर है वो इतना कम आता है फाइनल जो बोमन कैप्सूल के अंदर कि फिल्ट्रेशन रुक जाता है, किडनी बंद पड़ सकती है। लो ब्लड प्रेशर में या बॉडी से अधिक फ्लूइड के लॉस होने पर रीनल शट ऑफ हो सकता है, किडनी अचानक से बंद पड़ सकती है। ठीक है, तो बीपी चाहे लो हो चाहे हाई हो, दोनों को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है बेटा, ये आपको किडनी में देखने मिलता है और ये डीसीटी के पास में होता है। ये कहां होता है? ये इट इज प्रेजेंट नियर दी डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल। ये डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के पास में कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है, मैकुला डेंसा सेल बोलते हैं हम, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं। और ये क्या करती है? ये बेसिकली जो है वो जीएफआर को मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। तो बेसिकली हम कहते हैं ये स्पेशल टाइप का सेंसिटिव रीजन होता है जो डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के पास देखने मिलता है। स्पेशल टाइप की सेल होती है, मैकुला डेंसा सेल बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही कभी जीएफआर में कमी आती है, प्रेशर में कमी आती है, तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो जाती है और वो एक केमिकल हार्मोन रिलीज करती है, रेनिन। याद रखिए, RENNIN, रेनिन वो एंजाइम था, बच्चों में मिलता है मिल्क प्रोटीन को पचाने के लिए। यहां पर RENIN है, रेनिन है, जो कि हार्मोन होता है एक तरह का, और ये किडनी से निकलता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से निकलता है, और ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और जिससे क्या होगा? ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो रीनल फ्लो जो है वो ब्लड का ठीक हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारा एक दिन में जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 180 लीटर के आसपास है, लेकिन जो यूरिन हम रिलीज करते हैं वो 1.5 लीटर के आसपास होती है। इसका मतलब तकरीबन 99% फिल्ट्रेट जो बनता है उसको हम रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि हमारे नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट जो है वो वाटर को रिक्लेम करते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट को अंदर लेते हैं। वो कहां से? पीसीटी जो है बड़ा हिस्से में काम करता है। पीसीटी 60-70% तो पीसीटी रीएब्जॉर्ब करता है, फिर डीसीटी भी काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट भी काम करता है इसमें। ठीक है ना, क्लियर?
और इस रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, एक्टिव और पैसिव दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस वहां पर इन्वॉल्व होती है, एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस यहां पर इन्वॉल्व होती है बेटा, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं बेटा एक्टिव मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, वेरी वेरी जो आपका जो हमने कहा आपसे क्या क्या हो गया बेटा, जो आपका ग्लूकोज हो गया आपका, ठीक है, और आपका जो है वो अपना अमाइनो एसिड हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं कैसे बेटा, मैंने आपसे कहा कि ये जो है होते हैं वो इनको जो है वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्टेस को जो है वो पैसिवली इसको एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्टेस को हम पैसिवली एब्जॉर्ब करते हैं। ये स्टेटमेंट को ठीक कर लेते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन वेस्टेस को हम क्या करते हैं, पैसिवली एब्जॉर्ब करते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें बेटा, तो जो है वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो होता है मैक्सिममली पीसीटी के फॉर्म में होता है, और ये पैसिवली होता है, पीसीटी से होता है और पैसिवली होता है, ठीक है। अब मैंने बताया जिस केमिकल को आपने पीएलओ ट्यूब के अंदर डाला वो क्या थे, आपने देखा था हाइड्रोजन आयन थे, मेनली पोटेशियम आयन थे, वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन के। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन में, जहां पर हम जो है वो सेल के आयनिक बैलेंस को बनाए रखने की हम कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि जो है वो हम ट्राई करते हैं कि हमारी बॉडी फ्लूइड का जो है वो आयनिक बैलेंस और एसिड बैलेंस जो है वो बना रहे, उसकी हम यहां पर उसकी हम जो है वो उसका हम जो है वो ट्राई करते हैं, उसकी हम कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। क्या करते हैं इसके लिए, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट के। ध्यान से बात सुनिए बेटा, क्या लिखा के, हमने कहा कि जब कभी जो है वो जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तब ट्यूबुलर सेल में जो है वो हाइड्रोजन आयन हुआ, पोटेशियम आयन हुआ, और हम क्या देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं बेटा अमोनिया हुआ, उसको हम जो है वो उसको हम जो है वो उसको हम जो है वो ट्यूब के अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर उसको हम जो है वो सीक्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यूरिन फॉर्मेशन में क्या हुआ बेटा, एक तो फिल्ट्रेशन हुआ, एक रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और तीसरा हो गया सीक्रेशन हो गया। अब एक एक हिस्सा ने कौन सा हिस्सा क्या काम करता है उसको एक बार देख लेते हैं। जब हम पीसीटी की बात करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल की बात करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम होती है, और ऐसी इपिथेलियम जो होती है दिस इपिथेलियम इज बेस्ट फॉर दी रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के। ये रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है कि ऐसी एपिथेलियम जो होती है वो अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी उसकी अधिक होती है, ठीक है। ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है, और नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर को हम रीएब्जॉर्ब करते हैं पीसीटी के फॉर्म में, पीसीटी से उसको हम जो है वो रीएब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्लियर। इट हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ये बॉडी फ्लूइड के पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाए रखने में रोल प्ले करती है बेटा, बाय सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट के। देखो तो पीसीटी का काम क्या हो गया बेटा, मैंने कहा आपसे कि पीसीटी जो है उसकी लाइनिंग होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश वाटर एपिथेलियम से बना होता है, इस सरफेस एरिया को बढ़ाता है, नियरली सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% तक इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को ये रीअब्सॉर्ब करती है, और ये बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस को, पीएच को बनाए रखने में रोल प्ले करती है। ये हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट करती है, पोटेशियम आयन को भी सीक्रेट करती है, अमोनिया को भी सीक्रेट करती है ना, और जो है वो बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन करती है। एरो देखिएगा इमेज में, मैंने एरो जो बताया था आपको, ठीक है। हेनले लूप की बात करें बेटा हम, तो रीअब्जॉर्प्शन जो है असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, क्योंकि ये असेंडिंग लिम्ब ऊपर जाने वाला, उससे क्या बाहर निकला, सोडियम क्लोराइड बाहर निकला था उससे, ठीक है ना। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो वाटर को बाहर निकालता है, ठीक है, पर इलेक्ट्रोलाइट को बाहर नहीं निकालता है। याद रखिए लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वाटर के लिए परमेबल है, पर सॉल्ट बाहर इससे नहीं निकल सकता है, और असेंडिंग लिम्ब जो होता है ऊपर जाने वाला, मतलब जो डीसीटी से जाके जुड़ेगा, वो सॉल्ट को बाहर निकालता, वाटर बाहर नहीं निकल सकता उससे, ठीक है। तो जैसे ऐसे डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का
जैसे से मेडुला में गहरा नीचे आने लगता है बेटा, अब ये डिसेंडिंग और असेंडिंग में कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा ना आपसे पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेलनेस शुरू हुआ, नीचे गया और फिर ऊपर आया, नीचे गया डिसेंडिंग लिम में। तो डिसेंडिंग लिम जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उस यूरिन में से वाटर को बाहर निकालेगा, तो यूरिन बिकम मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट, यूरिन मोर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जब असेंडिंग लिम ऊपर आएगा तो वो सॉल्ट को बाहर निकालेगा, और कोई सॉल्यूशन में से सॉल्ट को बाहर निकाल रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन धीमे धीमे कम होने लगेगा। तो मतलब डिसेंडिंग लिम जो होता है वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, असेंडिंग लिम थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेट करता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों करता है असेंडिंग लिम? असेंडिंग लिम ऐसा इसलिए करता है ताकि मेडुला के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे, मेडुला के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। तो इसलिए असेंडिंग लिम सॉल्ट को बाहर निकाल के कुछ सॉल्ट प्रोवाइड करता है, कलेक्टिंग डक्ट कुछ यूरिया प्रोवाइड करता है ताकि मेडुला के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो असेंडिंग लिम जो है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है पर सॉल्ट को बाहर निकालता है। ऐसा इसलिए होता है, देखो मैंने कहा आपसे कि इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट जो होता है वो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो धीमे धीमे डाइल्यूट होने लगेगा। ठीक है। डीसीटी जो होता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो होता है डीसीटी, ये क्या करता है बेटा, ये कंडीशनल जरूरत पड़ने पर सोडियम आयन का वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है कि यदि वाकई में कुछ छूट गया है तो उसको वो रीएब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पोटेशियम आयन हुआ, अमोनिया हुआ, हाइड्रोजन आयन हुआ, इसको वो सिक्रेट करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर ये आयनिक बैलेंस को बनाए रखने में रोल प्ले करता है। कलेक्टिंग डक्ट एक लंबी डक्ट होती है और ये बेसिकली जो है वो ये किडनी के कॉर्टेक्स से होती हुई है वो फाइनली कैलाइसिस के पास जाकर वो जुड़ती है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है बेटा, ये मतलब जो डीसीटी है वो कलेक्टिंग डक्ट के उस हिस्से में जुड़ता है जाकर जो कॉर्टेक्स में होता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है पूरा यूरिन को लेकर जो है वो मेडुला से होती हुई जो है वो कैलाइसिस में जाके खुलती है उठ के। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, जब वो यूरिन को लेकर आ रही होती है तो कुछ यूरिया वो मेडुला के अंदर छोड़ देती है, और ऐसा इसलिए करती है ताकि मेडुला के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर साइड बना रहे। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन को यदि एक्स्ट्रा रिलीज कर रहे हैं तो कलेक्टिंग डक्ट में उसको हम डाल सकते हैं। ठीक है। मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर? तो अब एक काम करते हैं बेटा, जब हम कभी काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कई बार लगता है कि पता नहीं कितना कठिन है ये। तो मेरी बात सुनिए कि पहले हम लूप ऑफ हेनले बनाते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये लूप ऑफ हेनले बनाते हैं। ठीक है, हम सिर्फ लूप ऑफ हेनले बेटा, बाकी ये हिस्सा जोड़ा ये मतलब ये पीसीटी के साथ जुड़ा होगा ये हिस्सा। ठीक है, और ये हिस्सा जो है वो डीसीटी के साथ जुड़ा होगा, है ना बेटा? ठीक है, ये हिस्सा जो है वो ठीक है, समझने के लिए हमने जो है ये लूप ऑफ हेनले को बनाया। ठीक है ना, है ना? ये क्या हो गया बेटा? डिसेंडिंग लिम हो गया, और ये इसका असेंडिंग लिम हो गया, ये है ना लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था जो फ्लो है उसका डायरेक्शन ऐसा है ना, पीसीटी से डीसीटी की ओर थ्रू दी लूप ऑफ हेनले, ऐसा डायरेक्शन है। ठीक है, देखा था हमने, है ना? अब लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो अपोजिट है या नहीं है? लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम में और असेंडिंग लिम में जो फ्लो का डायरेक्शन है वो अपोजिट है या नहीं है? यानी जो करंट फ्लो है, जो लिक्विड मटेरियल फ्लो कर रहा है, जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, ये वाटर को बाहर निकाल रहा है, ये वाटर को बाहर निकल रहा है, ये मतलब यूरिन बिकम मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट, वाटर को बाहर निकाल रहा है ये, है ना बेटा? वाटर को बाहर निकाल रहा है H2O। ठीक है, जब ऊपर जा रहा है ये तो ये सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल रहा है, सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल रहा है, सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल रहा है,
सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल रहा है ना, निकाल रहा है, ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब इसी के पैरेलल एक ट्यूब और गया हुआ है, ये क्या है, वासा रेक्टा है। क्यों? अरे बताया शुरू में मैंने कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इसे वासा रेक्टा बोलते हैं। ये गया हुआ है, अब ये ब्लड लेकर आया, अब इसमें क्या फ्लो का डायरेक्शन है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। क्या किया इसने, सुनो बात, क्या किया इसने, जो क्या किया इसने एक्स्ट्रा सॉल्ट, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट था, देखो बेटा, एक तो क्या है, सोडियम क्लोराइड यहां प्रेजेंट है, तो इसने क्या किया, इसने तो ये वाटर, यदि ये वाटर यहां प्रेजेंट रह गया, जो वाटर लूप ऑफ हेनले जो वाटर बाहर निकल रहा था, यदि ये वाटर यहां प्रेजेंट रह गया तो ये मेडुला को डाइल्यूट कर देगा, मेडुला को डाइल्यूट कर देगा, तो फिर जो है वो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हो नहीं पाएगा। तो ये जो वाटर बाहर निकला है ना, ये इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, ठीक है। तो वाटर को लगातार रिमूव किया इसने, तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में भूमिका निभाई कि नहीं निभाई, इसने बिल्कुल यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया, क्योंकि इसने वाटर को वहां से हटा लिया, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉल्ट है, उसको ये रिलीज कर सकता है, इसमें डाल सकता है, ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर कुछ सॉल्ट को ये रिलीज यहां भी कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले दोनों के दोनों का फ्लो जो है, यदि आपने वासा रेक्टा को हटा दिया तो ये काम नहीं कर पाए, कारण ये कि वाटर इकट्ठा होने पे यहां का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, वैसे वैसे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की तरफ जाने लगेगा सिस्टम, तो धीमे धीमे काम करने लगेगा, धीमा काम हो जाएगा और यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगी। तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में काउंटर करंट मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काउंटर करंट का मतलब है दोनों में डायरेक्शन देखो फ्लूइड का अलग अलग दिशाओं में, एक में ऊपर से नीचे, एक में नीचे से ऊपर है, काउंटर करंट हो गया। अब पढ़ते हैं, चलो, है ना, बहुत कठिन समझते हैं इसको हम लोग कि पता नहीं क्या लिखा है, भगवान जाने क्या लिखा है, पर एकदम सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, ठीक है। काउंटर करंट, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई डाउट नहीं इसमें, बताओ इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है क्या कि लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कोई डाउट नहीं इसमें। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इज इन काउंटर करंट पैटर्न, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में। जो वासा रेक्टा है उसमें देखो, जहां जब असेंडिंग लिम्ब में फ्लूइड नीचे से ऊपर चढ़ रहा था तो वासा रेक्टा में नीचे से ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा था, याद है आपको, है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। फिर द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम मतलब टिश्यू, मेडुला के अंदर वाला टिश्यू जो है उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने में ये रोल प्ले करता है। 300 मिली ऑस्मोल से पर लीटर से लेकर जो है वो कॉर्टेक्स में कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मेडुला में 1200 के आसपास होता है, और इसको बनाए रखने में रोल प्ले करता है सोडियम क्लोराइड और यूरिया रोल प्ले करता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। और इसको बनाए रखने के लिए लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों रोल प्ले करते हैं, यही काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ठीक है ना। ह्यूमन किडनी जो होती है वो इनिशियल फिल्ट्रेट की तुलना में 4 गुना अधिक कॉन्सेंट्रेट जो है यूरिन को वो बना सकती है, ठीक है। देखो अब आप एनसीईआरटी का डायग्राम गौर से देखो, जो मैंने समझाया आपको, जो मैंने आपको बताया उसी को आप इस पर इंप्लीमेंट कीजिए, ध्यान से डायरेक्शन देखिए, ध्यान से फ्लो देखिए। अब ये जो दो अलग अलग बने ना ट्यूब, यू शेप ट्यूब, वो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ओवरलैप होते हैं, इन्होंने समझने के लिए अलग अलग बना दिया आजू बाजू, ठीक है। देखो 300 मिली ऑस्मोल है ना, देख रहे हो आप, नीचे से नीचे आ रहे हैं, 400 हो गया, 600, 800, 1000, 1200, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर, और ये वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, क्लियर, ठीक। फिर आप देखो जो ऊपर जा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड सब बाहर निकल रहा है बेटा, है ना, ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन मेडुला के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और आप देखो वासा रेक्टा में फ्लो का डायरेक्शन देखिए आप, और लूप ऑफ हेनले में देखिए आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखाई पड़ेगा। वासा रेक्टा में आप देख रहे हैं कि शुरू कहां से हुआ, शुरू यहां से, वासा रेक्टा में शुरू कहां से हुआ, शुरू यहां से हुआ ये, और निकला बाहर यहां से हुआ, ठीक है, यहां पर शुरू यहां से हुआ है, बाहर निकला यहां से, ठीक है।
यही काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो सिर्फ इस बात को बतलाती है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मेडुला के अंदर के हाई कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखना जरूरी है। इसलिए जो भी वाटर बाहर निकल रहा है उस वाटर को लेकर जो है वो वासा रेक्टा बाहर आ जाता है और साथ में जो है सोडियम क्लोराइड को वहां पे रिलीज करता चलता है ताकि वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं रीनल रेगुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, हमारी किडनी के जो फंक्शन होते हैं उनको हमारी बॉडी जो है वो ऑस्मो रिसेप्टर के से सेंस करती है कि हमारी बॉडी में जरा सर्टेन रिसेप्टर्स जो कि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को चेक करते रहते हैं, कहीं कोई सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ तो नहीं गया है के, तो वो ऑस्मोटिक एक निश्चित ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है हमेशा के। तो रीनल रेगुलेशन में जो है वो बाकायदा हार्मोनल फीडबैक सिस्टम काम करता है। इसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इन्वॉल्व होता है और हार्ट भी कुछ हद तक इसमें इन्वॉल्व होता है। ऑस्मो रिसेप्टर जो बॉडी में होते हैं बेसिकली ये हमारे ब्लड के वॉल्यूम में जो परिवर्तन आता है, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम में परिवर्तन आता है और ब्लड के अंदर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है उसको वो सेंस करते हैं। ठीक है, जैसे ही फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस होता है तो बॉडी हम उनके रिसेप्टर्स को ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने को वो सेंस कर लेते हैं और स्टिमुलेट होने के बाद क्या करता है, हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलता है कि अधिक फ्लूइड का लॉस हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस एक केमिकल को रिलीज करता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू बाहर निकलता है और वो केमिकल एक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन। ठीक है, क्लियर कर दूं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन का साइट ऑफ एक्शन जहां पर वो काम करते हैं वो है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं कौन बेटा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन। ठीक है ना, ये डीसीटी पे कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं और ये वाटर के लॉस को कम करते हैं, यूरिन और वाटर के लॉस को कम करते हैं, मतलब यूरिन को मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। यदि मान लीजिए एडीएच रिलीज ना हो, ध्यान से बात सुनिए, एडीएच रिलीज ना हो, वासोप्रेसिन रिलीज ना हो तो एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस शुगर की बीमारी है, डायबिटीज इंसिपिडस शुगर की बीमारी नहीं होती है। इसमें एडीएच या वासोप्रेसिन कम मात्रा में निकलता है या नहीं निकलता है, उससे डाइल्यूटेड यूरिन पास होती है तो आदमी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, जो डायबिटीज के समान सिम्टम है, इसलिए इसको डायबिटीज बोला गया। तो डायबिटीज इंसिपिडस का संबंध इंसुलिन से नहीं होता है, डायबिटीज इंसिपिडस का संबंध एडीएच से होता है कि एडीएच का सिक्रेशन कम होगा तो व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। उसके पीछे कारण यह है कि उसका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो एडीएच है वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, और जो है वो कहां किसके थ्रू, वो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी के थ्रू वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, एडीएच का जो है ब्लड वेसल पे भी असर पड़ता है और उनको ये क्या करता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है वो, और इस प्रकार से ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और जीएफआर को ये मेंटेन रखता है। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है, जैसे जीएफआर में कमी आती है तो जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो जाती है, रेनिन को रिलीज करती है। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन 1 को 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में के। अब देखो बेटा क्या होता है, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होती हैं वो एक केमिकल रिलीज करती है रेनिन, जब जीएफआर में कमी आती है। रेनिन क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन जो लीवर के अंदर बनता है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो केमिकल होता है ये वासोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये हमारी आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के कारण जो है वो जीएफआर को मेंटेन करता है। इसीलिए कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है और उसका कोई वजह नहीं मिलता है ना, डॉक्टर बोलता है किडनी की जांच कराओ। कई बार किडनी की बीमारियां होने के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है और एल्डोस्टेरोन जो होता है वो वाटर सोडियम, वो एल्डोस्टेरोन क्या है, मिनरल कॉर्टिकॉइड है। एल्डोस्टेरोन इज ए मिनरल कॉर्टिकॉइड, ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये वास्तव में एड्रेनल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स, देखो एक तो उसने वासोकॉन्स्ट्रिक्शन किया, दूसरा एड्रेनल कॉर्टेक्स को चालू कर दिया। एड्रेनल कॉर्टेक्स ने क्या किया, उसने एल्डोस्टेरोन को रिलीज किया, एल्डोस्टेरोन ने जो सोडियम था उसको रीअब्जॉर्ब करना शुरू किया। सोडियम की खास बात है कि सोडियम को बॉडी यदि रिटर्न करेगी ना तो वाटर भी इकट्ठा होगा। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि कई लोग जो अपना बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाते हैं या फिल्म स्टार जो होते हैं वो अपने खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं खाते। जब उन्हें कोई ऐसा बॉडी वाला सीन देना हो इसमें कि बॉडी अच्छी टोन्ड बॉडी दिखना चाहिए तो अपने खाने से बिल्कुल नमक को एक्सक्लूड कर देते हैं वो लोग, क्योंकि नमक ना खाने से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन एकदम कम हो जाता है। तो बॉडी में
थोड़ा और टोनिंग दिखाई पड़ती है, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, परंतु ज्यादा नमक खाना भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, स्पेशली यदि हाई बीपी का पेशेंट है तो। क्लियर। फिर आगे बात करते हैं। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम आयन और वाटर के रिएक्शन को डीसीटी में बढ़ा देता है और इससे ब्लड प्रेशर और जीएफआर बढ़ जाता है। और इस पूरी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं, रास बोलते हैं। तो रास का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज द रास, ठीक है। एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अब मान लो खूब सारा रीअब्जॉर्प्शन हो गया, बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, अब हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट को तो ब्लड पंप करना है, जितना अधिक फ्लूइड भर दोगे उतना पंपिंग में उसको दिक्कत होगी। जो जब बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन अधिक हो जाता है ना, तो हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता, थोड़ा खाली छोड़ना पड़ता है ताकि हार्ट ठीक से पंप कर सके। पूरा भर दोगे तो आप पंप नहीं कर पाएगा हार्ट के। तो मैंने आपसे कहा कि क्या होगा बेटा, ये एक ऐसा तरीका है, मैंने आपसे कहा कि ये एक ऐसा तरीका है, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है। मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल वैसी वाली बात है। मेरे पास में क्या है, मेरे पास में जो है वो एक यहां पर मैंने आपसे कहा कि समझने के लिए बता रहा हूं कि इमेजिन कर दे ये मेरे पास में एक जो है वो पिलो कवर, एक कुशन है, ठीक है। अब इसको मैं प्रेस कर रहा हूं, प्रेस हुआ, रिलीज हुआ, प्रेस हुआ, अब सोचो इसमें पूरा कॉटन ठूस ठूस के भरा होता, ठूस ठूस के कॉटन भरा होता इसमें, तो मैं दबा ही नहीं पाता इसको। आई कांट प्रेस, मैं प्रेस नहीं कर पाता इसको, पूरा भरा होता है टाइट एकदम के। तो हार्ट भी ऐसे ही है, पंप किया, रिलैक्स है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल के। तो लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा खाली होना जरूरी है ना, ताकि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। पूरा भर दोगे फ्लूइड तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हार्ट भी क्या होता है, वो प्रीलोड, कितना फ्लूइड मेरे पास आता है उसको मेजर कर पाता है वो। यदि ज्यादा हो गया तो हार्ट फिर एक केमिकल रिलीज करता है जिसे बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, एएनएफ बोलते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। ये वासोडाइलेशन करता है, ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है ताकि फ्लूइड वहां चला जाए, हार्ट के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। ये बीपी को घटाता है। ये रास पाथवे जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है उस पर अपोजिट काम करता है, ये उसको स्टॉप करता है कि भैया अब मत फ्लूइड इकट्ठा करो, हार्ट को काम करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये उसके अपोजिट काम करता है। जब यूरिन बन चुकी होती है, ब्लेडर में इकट्ठी होती है, ब्लेडर में जब यूरिन पूरी भरा जाती है तो ब्लेडर की वॉल खींचने लगती है, और ब्लेडर की वॉल में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर के, ब्लेडर की वॉल में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, क्या है ना। यूरिनरी ब्लेडर की जो वॉल होती है उसमें होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो खींचने लगते हैं। खींचने के कारण जो सिग्नल पहुंचता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल पहुंचता है, वहां से हमको ऐसा लगता है कि हमें यूरिन पास करना चाहिए, ठीक है। आपको यूरिन पास करने का सिग्नल आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप यूरिन जाना है मुझे, क्योंकि ब्लेडर भरा गया है, ब्लेडर खींच रहा है, कुछ मिनट के लिए वो आपको सेंसेशन देगा। लेकिन यदि मान लो किसी कारण से आप यूरिन नहीं पास कर पा रहे हैं तो सिग्नल बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब और यूरिन इकट्ठा होगा तो फिर से एक सिग्नल जनरेट होगा उसमें। यूरिन को हम कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, पर टेक्निकली लड़कियों को सबसे अधिक समस्या होती है, यदि आप यूरिन को लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और हमारे इंडिया में देखो तो पब्लिक टॉयलेट्स बहुत कम है, यानी साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट बहुत कम है। कई बार गर्ल्स को इतनी प्रॉब्लम होती है कि जो टॉयलेट्स हैं वो इतने गंदे होते हैं कि वहां पे टॉयलेट करने के बाद जो है वो इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बॉयज को कम फेस करना पड़ता है, गर्ल्स को ज्यादा फेस करना पड़ता है चीज। तो यूरिन को कई बार गर्ल्स जो है उसे मार्केट में गए, कहीं गए, तो वो अक्सर वो यूरिन को होल्ड करती है, पानी कम पीती है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। यूरिन को होल्ड करने पर जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर वो तेजी से ग्रो करने लगते हैं, तो कई बार यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और यदि नॉर्मल यूटीआई इन्फेक्शन है तो सबसे अच्छा इलाज का तरीका ये है, खूब सारा पानी पीजिए, बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाएगा आपका और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल तरीका वही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब यूरिन ब्लेडर में इकट्ठा होता है तो ब्लेडर खींचने लगता है, खींचने पर स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं वो सिग्नल देते हैं सीएनएस को, सीएनएस जो है वो हमको इन्फॉर्मेशन आती है, और जब हम यूरिन पास कर रहे होते हैं तब उस समय जो है वो हमारा जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसकी स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है यूरिन को बाहर निकालने के लिए, और यूरेथ्रा को आप ओपन किए होते हैं वॉलंटरी, ठीक है। यूरिन को आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कहलाता है। और मिक्टुरेशन जो होता है इसका मतलब है यूरिन को पास करना, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन को पास करता है, ठीक है। यूरिन जो है वो लाइट येलो कलर का होता है क्योंकि इसमें यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है, इसमें
यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है। यूरिन जो है वो लाइट येलो कलर का होता है, उसमें यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है। यूरिन का पीएच होता है एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को आप इसमें सिक्रेट कर दे, याद है हाइड्रोजन आयन को सिक्रेट कर दे अलग अलग जगह से, इसलिए इसका पीएच होता है एसिडिक होता है, ठीक है ना। और चूंकि इसमें यूरिया और अमोनिया भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यूरिन का जो है वो स्मेल भी होता है, एक स्पेसिफिक ओडोर होता है, ठीक है। एक दिन में हम 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज करते हैं। एक दिन में ऑन एन एवरेज हम 25 से 30 ग्राम यूरिया को हम जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर यूरिन की जांच कर आप कई सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं आपके। यदि यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है, एल्बुमिन आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, मतलब किडनी की बीमारी हो चुकी है। यूरिन के अंदर यदि ग्लूकोज आ रहा है, मतलब जो है वो डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो किडनी के अंदर जो है वो कीटोन्स, यदि यूरिन में कीटोन्स आ रहा है, मतलब जो है वो आदमी भूखा है बहुत दिन से, या डायबिटीज है उसको, या भूखा है बहुत दिन से वो, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज बन रहे हैं। तो देखो, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन कीटोनूरिया कहलाता है। ये डायबिटीज के इंडिकेटर होते हैं। कीटोन बॉडी का होना यूरिन में, ग्लूकोज का होना डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेटर होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में किडनी के अलावा लंग्स हुए, लिवर हुए, स्किन हुए, ये भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। हमारे लंग्स जो है वो हर दिन जो है हर मिनट 200 ml के आसपास CO2 को बाहर भेजते हैं वो, और साथ में कुछ मात्रा में वाटर को भी जो है वो रिमूव करते हैं। लिवर जो होता है वो वाइल्ड पिगमेंट बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन, जो कि आरबीसी के में हीमोग्लोबिन के टूटने पर बने पिगमेंट होते हैं, इन पिगमेंट को वो एक्सक्रीट करता है, कि कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, दवाएं, उनको लिवर एक्सक्रीट करता है थ्रू दी वाइल। और वाइल डक्ट कहां खुलता है, आके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्वेट ग्लैंड हुई और सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, ये भी जो है वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं कुछ मात्रा में। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पसीने में बदबू आती है, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके स्वेट में काफी बदबू आती है, और उसका कारण ये होता है कि उनके स्वेट में अमोनिया होता है, और वो अमोनिया जब पसीना आया और साफ नहीं किया सरफेस, तो अमोनिया होगा, तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया उसे खाएंगे तो एक फॉल स्मेल आएगी, ठीक है। तो कई लोगों के पसीने में बदबू आती है क्योंकि उनके स्वेट ग्लैंड से स्वेट जो निकलता है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स थोड़े ओडोर फॉर्मिंग केमिकल होते हैं। किसी किसी के पसीने में बदबू नहीं भी आती है, किसी के में आती है, डिपेंड करता है बॉडी कंपोजिशन पर, ठीक है, किस तरह का स्वेट है उसका, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड होती हैं वो भी सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, ठीक है। और इसमें सोडियम क्लोराइड हुआ, कुछ मात्रा में यूरिया हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, वो भी रिलीज होता है, ठीक है। तो बेसिकली यूरिया होता है इसमें, ठीक है। मोर क्लोजली मुझे बोलना चाहिए यूरिया, नॉट अमोनिया, यूरिया स्मॉल अमाउंट, तो करेक्शन कर रहा हूं उसमें मैं। अमोनिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्वेट, पर वो मेडिकल फैक्ट है, अभी उस पर नहीं जाएंगे, हम एनसीईआरटी के फैक्ट पे बात करेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, सोडियम क्लोराइड जो है वो स्वेट के अंदर होता है बेटा, ठीक है ना, है ना। फिर सीबेसियस ग्लैंड की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, जो ऑयल ग्लैंड होती है बेसिकली, ये वो ग्लैंड होती है, इनमें स्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस भी निकलते हैं सीबम के थ्रू के। तो बेसिकली इन काम अलग अलग है। स्वेट ग्लैंड का काम था कि वो इवोपरेट करके आपको कूलिंग इफेक्ट दे, ठीक है, तो साथ में कुछ एक्सक्रीटरी केमिकल भी निकल आते हैं। सीबेसियस ग्लैंड का काम होता है कि वो आपकी स्किन को स्मूथ प्रोवाइड करे, वो सीबम को रिलीज करती है जो ऑयली प्रोटेक्टिव ऑयली कवर को बनाती है स्किन पे, ठीक है। फिर एक कंडीशन है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या है, और ये एग्जाम में आएगा, 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यूरेमिया, ठीक है। यूरेमिया का मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर यूरिया अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया है, ठीक है। इट इज हाईली हार्मफुल कंडीशन, इससे कई बार किडनी का फेलियर भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि ब्लड से यूरिया को बाहर निकालना होता है, और उसके लिए हमें करना होता है डायलिसिस, इसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और हीमोडायलिसिस करने वाली मशीन को क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं, या आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और इसके लिए क्या करते हैं हम एक आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं, और उस ब्लड में हम एंटीकोगुलेंट हिपेरिन को मिलाते हैं, और इसको हम एक ट्यूब के अंदर, ब्लड एक ट्यूब के अंदर फ्लो करता है, और ये ट्यूब जो है वो एक लिक्विड में डूबी होती है, जैसे डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। और डायलाइजिंग फ्लूइड जो है बिल्कुल प्लाज्मा के समान ही होता है, और इसमें सिर्फ एक फर्क होता है कि डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं होता है। जो आपने आर्टरी से ब्लड निकाल रहे हैं उसमें हिपेरिन क्यों मिलाया आपने, ताकि ब्लड क्लॉट ना कर जाए, तो आपने उसमें हिपेरिन मिलाया, और वो ब्लड वो ट्यूब के अंदर गया, और वो ट्यूब से होता हुआ जब वापस बॉडी में जाएगा, तो अब जब वो ट्यूब में ब्लड जा रहा है, तो वो ट्यूब एक पानी में, एक लिक्विड में डूबी हुई है, जो बिल्कुल प्लाज्मा के समान कॉन्सेंट्रेशन का होता है। और ये ट्यूब क्या करता है, इस ट्यूब से जो है, अब चूंकि यूरिया ब्लड में है, पर इस डायलाइजिंग लिक्विड के अंदर, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं होता है, तो यूरिया ब्लड से निकल के उधर पहुंच जाएगा।
अपना डिफ्यूज करेगा यूरिया, तो ब्लड में से यूरिया कम हो गया, और वो ट्यूब जब वापस ब्लड को लेके आएगी तो उसमें एंटी हेपेरिन मिलाएंगे हम, और फिर उसको उस ब्लड को वापस से बॉडी में डाल देंगे। ऐसा लगातार चलता रहेगा और इससे क्या होगा, ब्लड का यूरिया बाहर निकाल लेंगे हम। ठीक है ना। क्या लिखा देखो, हीमोडायलिसिस करते हैं, इसके लिए ब्लड को आर्टरी से ड्रेन करते हैं, डायलिसिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, एंटी कोगुलेंट को ब्लड में मिलाते हैं, और एक सेलोफैन की ट्यूब होती है, कि कॉइल ट्यूब होती है जो एक लिक्विड में डूबी होती है, डायलिसिंग फ्लूइड बोलते हैं, प्लाज्मा के समान होता है, और ये जो है ये ट्यूब जो है वो जब फ्लूइड उससे फ्लो करता है तो नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होते हैं, यूरिया जो होते हैं, वो डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होते हैं, तो ये आसानी से बाहर निकल के डिफ्यूज होकर फ्लूइड के अंदर जाते हैं, ब्लड से यूरिया बाहर निकल जाता है, और क्लियर ब्लड को हम वापस से एंटी हेपेरिन मिला के बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, ये होता है डायलिसिस का मैकेनिज्म होता है, ये डायलिसिस का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो फाइनल तरीका, आप किडनी कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है, किडनी का एक्यूट रीनल फेलियर हो गया तो तुरंत किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ठीक है, जनरली किडनी उस व्यक्ति की लेते हैं जो क्लोज रिलेटिव होता है, जिसके अंदर टिश्यू मैच होने की संभावना अधिक हो। किडनी का स्टोन बोलते हैं हम, रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सलेट से के बने क्रिस्टल होते हैं जो किडनी में फॉर्म हो जाते हैं ये, और इसीलिए कहते हैं खूब सारा पानी पीना चाहिए ताकि थोड़ा भी सॉल्ट इकट्ठा किडनी में हो रहा है तो वो फ्लश आउट हो सके। यदि आप पानी कम पीते हैं तो किडनी में सॉल्ट इकट्ठा होने लगेगा, और वो सॉल्ट कई बार जो है वो स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है वो। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि ग्लोमेरुलस के अंदर होने वाला इन्फ्लेमेशन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन के, जब कभी ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं उस कंडीशन को। ठीक है, ARF का मतलब है एक्यूट रीनल फेलियर, CRF का मतलब है क्रोनिक रीनल फेलियर के, कई बार धीमे धीमे किडनी फेल होने लगती है। तो डायबिटीज में क्रोनिक रीनल फेलियर होता है, धीमे धीमे किडनी काम करना बंद कर देती है, ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर। यहां पर हमने 1 घंटे 21 मिनट में हमने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, हमने एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का हमने कवर किया, एक एक रिलेवेंट हिस्सा लिया, और इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको जो आपके कीनोट्स में, मेरे सामने भी कीनोट्स हैं, ये इनका प्रिंट आउट मैंने भी ले रखा है यहाँ पे, तो इनका जो कीनोट्स हैं उसमें जो आपके मैंने जो पॉइंट, अपने कितने पॉइंट हमने डिस्कस किए, इसमें हमने 81 पॉइंट डिस्कस किए, तो ये 81 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट तुमको भूलना नहीं है, ये 81 पॉइंट में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको भूलना नहीं है आपको बेटा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अब इसके बाद आपको जो काम करना है वो काम है आपका कि इंटरेक्शन वाले हिस्से में जैसे रखा है इसमें, डिफाइन द टर्म अमोनोटाइलेज के, राइट डाउन द रोल ऑफ किडनी एंड इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया के। आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं, इनके आप आंसर करने की बेटा कोशिश कीजिएगा, उससे फंडामेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो यहां पर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिवीजन पूरा होता है बेटा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट को बेटा हम स्किप ना करें, हर चीज को समझाने की कोशिश करें, कोर कंटेंट को समझाने की यहां पे कोशिश करें। आपका फर्ज ये है कि आप पढ़ने के बाद डीपीएस लगाना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज बेटा मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, डोंट मिस एनी टेस्ट, टेस्ट को मिस मत करो बेटा, ना गलत है ये, दिस इज रॉन्ग यार ना, है ना। आप जुड़े हो बायोमेंटर से कमांडो, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं बेटा, है ना। चलिए ना, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।